हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवांटेज या बेनिफिट्स ले रहे थे और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन की एडवर्स कंसिक्वेंसेज या दूसरे शब्दों में हम कहें डिसएडवांटेज। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं? बहुत सारे एडवांटेज भी हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, लेकिन बहुत कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से जो फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स के अंदर इनइक्वालिटी आ गई है। इनइक्वालिटी इसलिए आ गई है कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए कई प्रकार की न्यू टेक्निक्स का सहारा लिया जा रहा है और कई प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजीज काम में ली जा रही हैं और उनको परचेज करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है। और इस खर्च को जो अच्छे फार्मर्स हैं या जिनकी अच्छी आय है वो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो कमज़ोर फार्मर्स हैं या पुअर फार्मर्स हैं वो नहीं कर पाते हैं। उस कारण से जो रिच फार्मर्स हैं वो तो बेनिफिट में रह रहे हैं इससे, लेकिन जो पुअर फार्मर हैं वो लॉस में रह रहे हैं। इस कारण से गरीबी और अमीरी के बीच में फार्मर्स की इनइक्वालिटी आ रही है, जो इसका एक तरह से डिसएडवांटेज है। ऐसे ही इस ग्रीन रिवॉल्यूशन कारण से रीजनल इनइक्वालिटी आ रही है। रीजनल इनइक्वालिटी इसलिए आ रही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे जैसे कंट्री के अंदर हम बात करें, सभी रीजन्स के अंदर एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए ही ज़्यादा फलीभूत हुआ है, जिसमें विशेष रूप से हम बात करें वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं का जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। इसलिए ये एरियाज़ तो काफ़ी अच्छे रिच हो पाए हैं, लेकिन दूसरे एरियाज़ में जहाँ पर वीट का कल्टीवेशन कम है वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाए। इस कारण से यदि हम बात करें नॉर्दर्न रीजन या सदर्न रीजन, तो इनके बीच में इनइक्वालिटी आई है या रीजनल इनइक्वालिटी आई है। इसी प्रकार से हम बात करें क्वेश्चन ऑफ लेबर एब्जॉर्प्शन, श्रम के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं और उन टेक्नोलॉजी के कारण से जो पहले फार्मर्स से अपना काम स्वयं करते थे, उसी काम के लिए वे टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और घर के अंदर जैसे फार्मर्स ज़्यादा हैं या पूरा ही परिवार खेती का काम करता है, तो उस स्थिति के अंदर वे उन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और उनको वो हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए दूसरों पर आश्रित हो गए और खुद के पास में समय होते हुए भी वो उस काम को नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जो खुद की श्रम थी वो किसी काम में नहीं हो पाई, या लेबर जो एब्जॉर्प्शन था इसके ऊपर काफ़ी कमी आ गई और एक तरह से जो फार्मर्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट की जैसी स्थिति है ये स्थिति आ गई। ऐसे ही इसके कारण से अनडिजायरेबल सोशल कंसिक्वेंसेज आ गए। सोशल कंसिक्वेंसेज से सेंस है इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से जो कुछ लोग बाग हैं जिनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो गया और कुछ का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हो पाया, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से जिनको आय अच्छी हुई, या दूसरे शब्दों में हम कहें जो रिच फार्मर्स थे और रिच फार्मर्स उनकी आय अच्छी हो गई, और आय अच्छी हो गई तो उनका रहन सहन, खान पान और बहुत सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी डेवलप हो गई। लेकिन जो कमज़ोर फार्मर्स थे उनका रहन सहन अच्छा नहीं हो पाया, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि रिच फार्मर्स ने जो खेती का काम है दूसरे फार्मर्स से, जो कमज़ोर फार्मर्स हैं उनसे करवाना शुरू कर दिया। काम वही है फार्मर का, लेकिन एक तरफ रिच फार्मर को वो दे रहे हैं श्रम करके, तो वो उसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में मुख्य लेबर जो कर रहा है उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उस कारण से एक ही काम के लिए दो फार्मर्स के बीच के अंदर एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक एक तरह से अनडिजायरेबल डिस्टेंस आ गई है, और इसके कारण से जो छोटे फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स से अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और इस कारण से जो मैकेनाइजेशन है उसके कारण से जो लार्जर फार्म्स हैं ये काफ़ी फलीभूत हो पाए हैं, और इससे
इकोनॉमिक जो उनकी अच्छी है वो अच्छी उपाय है। और इसके कारण से जब गांव के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है तो उसके कारण से लोग बाग अपने रोज़गार ढूंढने के लिए गांव से शहर की ओर मूवमेंट कर गए और इसको रूरल अर्बन माइग्रेशन के नाम से जाना गया है। यदि इसकी स्टडीज़ की बात करें तो 2018 के अंदर एक स्टडी हुई है जिसके अंदर बताया गया कि 10% हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर काम में ली जा रही हैं। 1960 से लेकर के 2000 तक इससे जीडीपी पर कैपिटा करीबन 15% बढ़ गई है। इसलिए उनको तो फायदा हो गया है ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से, लेकिन औरों को इसको नुकसान हो गया है। इस ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से कुछ हेल्थ हैजार्ड्स भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, वैसे वैसे रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ गई हैं। और इस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स के कारण से कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जिससे वे अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। और हेल्थ हैजार्ड्स के साथ साथ में इससे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए विशेष रूप से कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स काम में ले जाते हैं। पेस्टिसाइड्स इसलिए काम में लेते हैं कि उससे जो भी पीड़क होते हैं उनको मारा जाए, लेकिन इसको मारने के लिए जो फार्मर्स पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो शायद या तो अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं या मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, और उस स्थिति के कारण से वो उससे पॉइजनाइड हो जाते हैं। एक प्रकार का डाटा है 1989 का WHO का और UNEP का। इनका मानना है कि अराउंड 1 मिलियन ह्यूमन पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग एनुअली, करीबन 1 मिलियन जो व्यक्ति होते हैं ये जो पेस्टिसाइड्स होता है उसके अंदर पॉइजन होता है उससे ग्रसित हो जाते हैं। और करीबन 20,000 जो व्यक्ति होते हैं जो डेथ हो जाती है, जी विशेष रूप से जो कमज़ोर होते हैं या लूज सेफ्टी स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके कारण से। और इसके कारण से जो लोग बाग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होती जा रही हैं। इससे विशेष रूप से सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा और मैलिग्नेंट लिम्फोमा या ऑर्गेनोक्लोराइड इंसेक्टिसाइड्स विद STS या नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और लेस कंसिस्टेंसली इस प्रकार के लंग के कैंसर या कई प्रकार के रोग कैंसर से जुड़े हुए हैं वो इसके साथ साथ में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसके कारण से कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोरिक कंपाउंड्स जो जिनमें NHL है जो ल्यूकेमिया ऑर्गेनाइज ल्यूकेमिया डिजीज़ पैदा कर देते हैं। इसमें कुछ ट्राइजीन हर्बिसाइड्स हैं जो ओवेरियन कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार से ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से हेल्थ की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ साथ में लोगों के एटीट्यूड या व्यवहार के अंदर भी चेंज हो गया है। व्यवहार के अंदर इस प्रकार से चेंज हो गया कि जो फार्मर्स पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते थे वो ये समझने लगे कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से हम कम मुनाफा ले पा रहे हैं। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे जैसे आया वैसे वैसे उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना स्टार्ट की, उससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी एनहेंस हो गई और उन्होंने ये देखा कि हमें कुछ मनी इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे उनकी सोच के अंदर या नज़रिए के अंदर भी बदलाव आ गया है। और इसी के साथ साथ में क्वालिटी ऑफ डाइट, इससे के साथ साथ में हम ये तो देख रहे हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से क्वांटिटी ऑफ डाइट तो मिल रही है लेकिन क्वालिटी ऑफ डाइट नहीं हो पा रही है। क्वालिटी ऑफ डाइट इसलिए नहीं हो पा रही है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन कारण से फूड प्रोडक्शन हो रहा है इसकी मात्रा तो ज़्यादा मिल रही है लेकिन क्वालिटी वाइज नहीं मिल रही है। इसमें से मोगेल एल्ट्री नामक साइंटिस्ट कहते हैं जो कि एग्रो इकोलॉजी के पायनियर हैं, पीसेंट एडवोकेट हैं। उन्होंने लिखा है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है एग्रीकल्चर का और जो ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू एग्रीकल्चर का सिस्टम है ये अनफेयर है। क्यों अनफेयर है? कि ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के कारण से मोनोकल्चर ऑफ सीरियल ग्रेन्स प्राप्त हो रहे हैं, एक ही प्रकार के सीरियल ग्रेन्स प्राप्त हो रहे हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उससे पॉलीकल्चर सीरियल्स प्राप्त होते हैं।
मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर से सेंस है कि जैसे पहले जो ट्रेडिशनल खेती करते थे वो अपने खेत से अच्छे सीड्स का चयन करते थे और हर फार्मर अलग अलग प्रकार के सीड्स से ग्रोविंग करते थे और उनमें से अच्छे सिलेक्शन करते थे, से एक से ज़्यादा वैरायटी आती थी। लेकिन एट प्रेजेंट ग्रीन रिवोल्यूशन कारण से वही सीड्स काम में आ रहे हैं जो एक बार काम में आते हैं दोबारा काम में नहीं आ पाते हैं, उसे एक ही प्रकार की खेती या मोनोकल्चर जैसी स्थिति आ रही है। इसलिए मोनोकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनको विशेष रूप से एक्सपोर्ट किया जा रहा है या एनिमल्स को फीडिंग के लिए काम में लिया जा रहा है या इवन उनको बायोफ्यूल के रूप में कन्वर्ट कर लिया जा रहा है। एनिमल फ्रिक्शनल बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ग्रीन रिवोल्यूशन उनका कहना है कि लोगों की जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसके अंदर भी चेंज हो गया है। कई पीपुल्स हैं जो विशेष रूप से भूखमरी से या स्टारवेशन से तो नहीं मरे हैं, लेकिन वे मल न्यूट्रिशन के कारण से मर गए हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनको पोषक तत्व पर्याप्त नहीं मिल पाए हैं। जैसे आयरन है, विटामिन ए है, विटामिन ए डेफिशिएंसी है, इस प्रकार की डेफिशिएंसी उन लोगों के अंदर आने लग गई है। क्वांटिटी तो मिल गई लेकिन इस क्वालिटी वाइज इस प्रकार के आयरन जैसे विटामिन जैसी चीज़ें नहीं मिल पाई इस ग्रीन रिवोल्यूशन का जो भी फूड कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं। एक एस्टिमेशन है, फ्रिशन नामक साइंटिस्ट ने कहा कि 60% ईयरली डेथ्स ऑफ जो चिल्ड्रन होती हैं जो 5 साल से कम होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जो वो सिर्फ मल न्यूट्रिशन के कारण से ही होती हैं, पोषक तत्वों की कमी के कारण से ही होती हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन एक तरह से स्टारवेशन और इसको विशेष से उसके ऊपर फोकस करता है और ये सक्सेसफुल है रेजिंग और यील्ड ऑफ सीरियल ग्रेन्स, लेकिन इससे सफिशिएंट रिलीवेंस ऑफ टू न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं मिल पाती है। जो हम क्वालिटी की बात करें वो नहीं मिल पाती है। हाई यील्ड सीरियल क्रॉप्स हैं उनके अंदर लो क्वालिटी प्रोटीन होती है विद असेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी होती है और इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इनके अंदर बैलेंस्ड असेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स नहीं हो पाते हैं। इस कारण से हाई यील्ड जो चीज़ें हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा हैं लेकिन जो पोषक तत्व हैं वो कम हैं। हाई यील्ड जो राइस है ये 1964 के अंदर पॉवर्टी राइडन एशियन कंट्रीज़ के अंदर मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए ये हाई यील्ड राइस आया था। इस प्रकार के राइस को फिलीपीन के अंदर यूज किया था और इस प्रकार के राइस के कारण से इसमें इन्फीरियर फ्लेवर था। इस राइस के अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा थी और शवरी की मात्रा बहुत कम थी जो कि नेटिव वेराइटीज़ के अंदर होती है और इस कारण से वहाँ के जो लोअर पीपुल्स थे या लोअर फार्मर्स थे जिन्हें फिलिपिनो के नाम से जानते हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। फिलीपींस के अंदर हैवी पेस्टिसाइड्स को यूज किया गया राइस प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन के अर्ली पार्ट के अंदर और उसके साथ साथ में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज किए गए जिससे जो वहाँ पर वीडी ग्रीन वेजिटेबल्स थी उसके साथ साथ में राइस के साथ में जो मछलियाँ वगैरह रहती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी इन पेस्टिसाइड्स के कारण से। और इन चीज़ों को जो फिलिपिनो फार्मर्स थे वो यूज़ करते थे और ये चीज़ें उनको मिल नहीं पाई और उसके कारण से उनकी जो डाइट की समस्या थी वो ज़्यादा सामने हो गई। कुछ डिसएडवांटेज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के रूप में भी सामने आते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के कारण से बायोडाइवर्सिटी यानी कि एग्रोडाइवर्सिटी एज वेल एज वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी दोनों इफेक्टेड हुई हैं। जैसे हम बात करें हमारे खेत के अंदर या जो खेत खलियान हैं उनके अंदर जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं और उनके बीच में खरपतवार वगैरह हैं वो पहले अच्छी तरह से पनप रहे होते थे, लेकिन कल्चर के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन आ जाने के कारण से ये चीज़ें पनप नहीं पाई हैं और उस कारण से जो एग्रो डाइवर्सिटी है या कल्टिवेटेड लैंड के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो इफेक्टिव हो गई है और उसकी आसपास की जो वाइल्ड डाइवर्सिटी है वो भी इफेक्टिव हो गई है। इस कारण से एनवायरमेंटल कंसीक्वेंसेस सामने आते हैं और इस कारण से फूड सप्लाई है जो पैथोजेंस हैं उनको
कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, एग्रोकेमिकल्स के जरिए कंट्रोल करते हैं तो इससे बायोडाइवर्सिटी इफ़ेक्ट होती है, जेनेटिक ट्रेड्स इफ़ेक्ट होती हैं और जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं वो एक तरह से विलुप्त होती जा रही हैं इसके कारण से। और इसके कारण से कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से दो थ्योरी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी तो कहती है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एग्रीकल्चर विल नॉट नीड टू एक्सपेंड इनटू न्यू अनकल्टिवेटेड एरियाज टू फीड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। हालांकि कहते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन हो रहे हैं और इससे फोर्स्ड फार्मर्स टू क्लियर अप फॉर्मरली फॉरेस्टेड एरियाज इन ऑर्डर टू कीप विद प्रोडक्शन। जो पहले से फॉरेस्ट एरिया है उनको भी एक तरह से डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि बायोडाइवर्सिटी से सेक्रीफाइस हो रहा है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ में डिस्प्लेड समटाइम इनकॉर्पोरेटेड प्रैक्टिसेस के कारण से, प्रिजर्व वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी के कारण से, और इसके कारण से ग्रीन रिवोल्यूशन एक्सपेंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इनटू न्यू एरियाज वेयर इट वाज वंस अनप्रॉफिटेबल और टू एरिड। यदि एक बार ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया है और वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ चले जाते हैं, इसलिए लोग बाग खेती को आगे से आगे बदलते जा रहे हैं। वर्ल्ड कम्युनिटी हैज क्लियरली एक्नॉलेज्ड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंस एज द 1992 रियो ट्रीटी ने साइन किया था बाई 189 नेशंस हैज जनरेटेड न्यूमरस नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान्स विच असाइंड सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस to agriculture expansion into new domains. The agriculture revolution has been criticized for an agriculture model which relied on a few staple market profitable crops and pursuing a model which limited the biodiversity. मैक्सिको की बात करते हैं तो one of the critics against these techniques and green revolution as a whole, कार्ल और शोशर भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, जो जियोग्राफी के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से हैं। उनका कहना है कि ये जो टेक्निक्स हैं प्लांट ब्रीडिंग वुड रिजल्ट इन नेगेटिव इफेक्ट्स। जैसे जैसे प्लांट ब्रीडिंग होती है उससे नेगेटिव इफेक्ट होने की संभावना है ऑन द कंट्रीज रिसोर्सेज, जो भी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, और एंड द कल्चर, और वहाँ का जो कल्चर है उसके ऊपर उन्होंने ये कुछ कोटेशन भी प्रोवर्ब किया है। इस ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी हो रही हैं। एक स्टडी 2013 के अंदर इन PNAS के अंदर पब्लिश हुई थी और क्रॉप जर्मप्लाज इम्प्रूवमेंट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। इससे इनका कहना है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वुड हैव बीन 5.2 से लेकर के 7.4 GT हायर देन ऑब्जर्व्ड इन 1965 टू 2004 के अंदर 5.2 ऑब्जर्व किया था और ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 GT तक हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो हाइल्ड एग्रीकल्चर है उससे ड्रामेटिक इफेक्ट हो जाएगा और उससे कार्बन का जो साइकिल है या कार्बन का लिबरेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे एक तरह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो जाएंगे। इस प्रकार की एग्रीकल्चर के अंदर वीट, राइस, सोयाबीन क्रॉप्स अकाउंट फॉर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द इंक्रीज इन कार्बन इन द एटमॉस्फेयर और लास्ट 50 ईयर्स। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि आप सर्दियों के टाइम पर देखते होंगे, सुनते होंगे, अखबारों के अंदर पढ़ते होंगे, विशेष रूप से दिल्ली और दिल्ली के आसपास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीट का और राइस का कल्टीवेशन होता है। और जब राइस और वीट को निकाल लेते हैं उस समय वो जो भी पेडी होती है या जो स्ट्रा होती है उसे जलाया जाता है और जला जाने से जो कार्बन है एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। ये ड्यू टू कार्बन का एटमॉस्फेयर के अंदर आने से ही हो रहा है। इसी प्रकार से ग्रीन रिवोल्यूशन करने से डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंस हो गई। हाई इंटेंसिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज
हाईली रिलायंट ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा रिलेबल हो गया। एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे बात करें, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करें, ऐसे ही पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंसी की बात करें, और जितने भी फॉसिल फूल्स हैं या जितने भी फर्टिलाइजर्स जिनके अंदर नाइट्रेट होता है, ये सारे इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। विशेष रूप से जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं, ये एक डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट है जो विशेष रूप से प्रोसेस्ड किया जाता है नेचुरल गैस से। इसी प्रकार से इसके लिए एस्टिमेटेड किया गया है कि 3.7 बिलियन पीपल ऑफ द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन कुड बी फेड विदाउट दिस सिंगल फॉसिल फ्यूल एग्रीकल्चर इनपुट। बिना इसके 3.7 बिलियन पीपल को ये खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे। इसलिए इसके ऊपर ग्रीन रिवोल्यूशन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इसी के साथ साथ में हम बात करेंगे कुछ लोग बाग जो कहते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन से हमें फ़ायदा हुआ है, कुछ कहते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन से नुकसान हुआ है। लेकिन मेरा अपना कहना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन से नुकसान हो सकता है, हमें दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन से बहुत फ़ायदे हुए हैं। और यदि ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आया होता तो आज भूखमरी आ गई होती, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो ग्राफ आज हम देख रहे हैं ये स्थिति में नहीं आ पाता, या वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो फूड प्रॉब्लम है या नीड है उसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन ही आया जिससे कि हम इस चीज़ों से सामना कर सके। इसके बारे में कुछ वर्डिक्ट्स हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ग्रीन रिवोल्यूशन करने से, जिनको विशेष रूप से बॉर्लैग नामक साइंटिस्ट जिनको हमने पहले बात की है, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना है, ये इस प्रकार के क्रिटिक्स को डिसमिस करते हैं। इनका कहना है कि यदि कोई कहता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन से डिसएडवांटेज आए हैं तो ये उनका कहना सही नहीं है। उनका कहना है कि इससे हमें इस समस्या से निजात मिली है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन मिरेकल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। यदि ये ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आता तो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन नहीं आता। और उनका ये भी कहना है कि नोर इज देयर सच ए थिंग एज वैरायटी ऑफ व्हीट, यदि इसके बिना व्हीट की, राइस की या मेज की वैरायटी आना संभव नहीं थी। इसलिए ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का एक तरह से अल्टरनेट आया है सामने। यदि ये नहीं आया होता तो हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर फलीभूत नहीं हो पाते, और जो दो अमाउंट है फूड का, ये जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं, ये इसी कारण से या ड्यू टू न्यू टेक्निक्स एंड क्रॉप वैरायटीज जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन कारण से इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं, उसी कारण से हम ये प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से कंसिडरेबल इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के अंदर हुआ है, जो एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर फार्मर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन सो दैट एग्रीकल्चर बिकम रेम्यूनरेटिव। एग्रीकल्चर से हमें अच्छी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, और इस ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर नया डेवलप हो रहा है। जो इंक्रीजिंग डिमांड है फूड की, उससे हमें प्राप्त हो रही हैं, ग्रेन्स की मिल रही हैं। इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में ये कहें कि ग्रीन रिवोल्यूशन से नुकसान है, नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन से बहुत सारे फायदे हैं। यदि हमें किसी प्रकार की नुकसान दिखाई देता है या किसी प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं तो इससे हम निजात पाएँ या निराकरण के लिए तैयार रहें। और ग्रीन रिवोल्यूशन को थर्ड ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्रीन रिवोल्यूशन वापस नहीं आएगा, ये फोर्थ ग्रीन रिवोल्यूशन भी हो सकता है। इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनसे निपटते हुए हमें आगे बढ़ना है और प्रोग्रेस करना है, और पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है। थैंक्स। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहिए। ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से जुड़े रहें। धन्यवाद।